अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 है डायनामिक्स फर्स्ट 9 क्लास फिज़िक्स का। आज हम उसकी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और दामन वक्त में गुंजाइश रही तो फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने। चैप्टर का नाम आपके सामने मौजूद है, डायनामिक्स है। डायनामिक्स की डेफिनेशन सुनने क्या है। डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of bodies with the reference of forces। असल में होता ये है कि आप बॉडीज की जब मोशन पे गौर करते हैं तो वो दो तरह से करते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स और दूसरा विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसमें क्या डिफरेंस है बुनियादी तौर पर, जिसमें इससे पहले आपने एक चैप्टर 2 पढ़ा था काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स आपने बॉडीज की मोशन पे गौर किया था, उसमें फोर्स का रेफरेंस नहीं दिया जाता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की। लेकिन ये जो चैप्टर है डायनामिक्स, इसमें विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स गुफ्तगू की जाएगी, यानी बॉडीज मूव कर रही है तो फोर्स के रेफरेंस के लिहाज से उसको बात करते हैं। तो एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। ओके, ये आपके सामने एमसीक्यूज का पेज खुल गया होगा, इसको आप देख लें क्या है। यस, यस, ये है एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। इसमें जो पहला है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट वन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? न्यूटन ने ये कानून बयान किया था कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट or continues to move with uniform velocity along a straight line unless some external force, some unbalanced force acts upon it। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी और मूव कर रही है तो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक के स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, जब तक कि उस पर कोई गैर मुतवाज़िन कुव्वत या अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे। न्यूटन का एक फर्स्ट लॉ था। इसका एक नाम और भी है, इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सही ऑप्शन इसका होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे इनर्शिया टिक कर लीजिए। दूसरा है, दूसरी एमसीक्यू आपके सामने आ रही है, ये क्या कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है बॉडी में वो क्या कहलाता है? मादे की मिकदार को क्या कहते हैं? क्या मास कहते हैं? क्या ऑप्शन है? क्या उसको मास कहते हैं, या उसको वॉल्यूम कहते हैं, या उसे एरिया कहते हैं, या वेट कहते हैं? चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन सही है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी शय में मादे की जो मिकदार है वो उसका मास कहलाता है। मेरे पास ये पेन मौजूद है, तो इसमें जो भी इसका मास है, प्लास्टिक है, वो इसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। ये आपका ऑप्शन मास वाला सही होगा, इसको टिक कर लें सब। उसके बाद देखिए तीसरा क्या कह रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी शय में मादे की मिकदार को क्या कहा जाता है? किसी भी शय में मादे की मिकदार क्या कहलाती है, इसको डिस्कस करना है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। क्या उसको फोर्स कहते हैं, या उसे इनर्शिया कहते हैं, या उसे मोमेंटम कहते हैं? तो याद है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं मोमेंटम। किसे कहा जाता है? मोमेंटम को कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी एक बॉडी अगर आपके पास मौजूद है, उसका मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ वो हरकत कर रही है, तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसमें p इज इक्वल टू दैट विल बी mv। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पर उसका मोमेंटम हासिल होता है। और इन दोनों क्वांटिटीज से, मास से भी और वेलोसिटी से भी पता चलता है कि उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसा है, क्या उसमें मादे की मिकदार कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ये हम जो डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एमसीक्यू में। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये है, यस, लॉ ऑफ कन्वर्जन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम defines that the total momentum of a system of two bodies remains of two bodies before and after collision। क्या होता है? remains constant होता है, remains retains more momentum, या losses
सम मोमेंटम या नॉन ऑफ द अबव इज ट्रू। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिफाइन, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लेकिन पढ़ा होगा, जो बयान करता है द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी शय का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो इस रिमेन्स कांस्टेंट आएगा इसमें। इनिशियल मोमेंटम तो चेंज आते हैं बॉडीज के, लेकिन टोटल चेंज नहीं होता, याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 5वीं, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन, किस में वेरिएशन होता है? एक्सेलरेशन में, ग्रेविटेशनल पुल में, वेलोसिटी में, या साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस में। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है उसको आप स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं। वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, उसके बाद बॉडी को लटका देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर मूव करता है स्केल के ऊपर, तो उससे बॉडी का वेट पता चल जाता है। तो वो ये कह रहे हैं सवाल में कि इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ज़मीन की मुख्तलिफ सतहों पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्यों डिफरेंट हो सकती है? क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है, क्या ग्रेविटेशनल पुल, ज़मीन की कशिश डिफरेंट होती है, या वेलोसिटी डिफरेंट होती है, साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस डिफरेंट होता है। तो याद रखिएगा इसका इन्हिसार सिर्फ इस बात पर होता है ग्रेविटेशनल पुल पर। ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है, याद रखिएगा, पूरी हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है। हमारी जो अर्थ है दिस इज़ नॉट स्फेरिकल, हमारी अर्थ जो है इस टाइप की नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, बल्कि हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल है। और चूंकि अर्थ इलिप्टिकल है तो ज़मीन का जो अगर स्फेरिकल होती तो तमाम पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जो आप लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद करें, या आप लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमारी ज़मीन इलिप्टिकल है, कैसी इलिप्टिकल है, यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर ग्रेविटी की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। यानी ये अगर ज़मीन का ये सेंटर है तो ये जो प्लेस है ये ज़मीन के सेंटर से कम फासले पर है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ये जो प्लेस है ज़मीन के सेंटर से ज़रा दूर फासले पर है तो वहाँ ग्रेविटी कम होगी। तो प्लेस टू प्लेस चूँकि वेरिएशन है ग्रेविटी में, लिहाजा यही वजह है कि वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। जब आप स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए उसका वेट मेजर करते हैं तो ज़मीन की चूँकि कशिश एक जैसी नहीं रहती, लिहाजा स्प्रिंग पर खिंचाव एक जैसा नहीं होता। यही वजह है कि उससे जो है फिर आप जो है वेरिएशन आ जाता है वेट में, जो वेट है उसका डिफर होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वेरिएशन किस में होगा? सॉरी, ग्रेविटेशनल पुल में वेरिएशन होगा। ज़मीन की कशिश में चूँकि वेरिएशन है, यही वजह, ग्रेविटेशनल पुल में वेरिएशन है, तो स्प्रिंग बैलेंस से बिल्कुल एक्यूरेट वेट मेजर नहीं हो सकता, मुख्तलिफ होगा। उसके बाद देखें क्या होगा, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं आप, अब उस पर बात करते हैं। यस, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास ये रही, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। अगर आपके पास कार्ट, कहते हैं, आपने ठेला देखा होगा ना, ठेला, उसको पुश करना जो आसान होता है, ये मेरा ख्याल है हाईलाइटर में चेंज कर दिए, सही तरह दिखा नहीं पा रहा। यस, क्या कह रहे हैं, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट कहते हैं एक ऐसा ठेला जिस पे कुछ शॉपिंग की चीज़ें जा रही होंगी। शॉपिंग कार्ट देना फुल वन के मुकाबले में, तो ये तो अंडरस्टूड बात है। अगर आपने कोई ठेला लिया हुआ, उसके बहुत सारा सामान है, तो उसको पुश करना क्या, अगर वो खाली है तो उसको पुश करना आसान होगा, एम्प्टी का मतलब है खाली। लेकिन उसी पर शॉपिंग, उस पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है तो आप उसको पुश करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ ईजियर टू पुश एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। खाली ठेला होगा तो पुश करना आसान है, बच्चा भी धक्का दे देगा, एज कम्पेयर टू द फुल वन। और फुल होगा तो उसको धक्का देना मुश्किल होगा, बिकॉज द फिल्ड कार हैज़ मोर मास, क्योंकि जो भरी कार होती है उसका मास ज़्यादा होता है, देन द एम्प्टी वन, खाली के मुकाबले में, खाली कार्ट के मुकाबले में उसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी तो ज़ाहिर है सबका मास इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वजनी हो जाएगा, लिहाजा उसको पुश करना मुश्किल होगा, मास जिसका ज़्यादा है। और एम्प्टी कार्ट होगा तो पुश करना आसान हो जाएगा। तो कह रहे हैं दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, इस चीज़ को आप कैसे शो करेंगे, क्या फोर्स ग्रेटर देन मास, फोर्स मास से ज़्यादा हो जाती है, या फोर्स लेस देन मास हो जाती है, या फोर्स मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मास ज़्यादा तो फोर्स कम, या फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी फोर्स ज़्यादा तो मास भी ज़्यादा होता है। चार ऑप्शन दिए।
तो याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन जो है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के हवाले से वो ये दुरुस्त है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। इसका मतलब ये है कि बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो फोर्स, नहीं सॉरी, मिस वो हो गया, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, यस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। और इसका मतलब है कि मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। नहीं समझे बात को, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा फोर्स ज्यादा होती जाएगी, तवज्जो रहे। और अगर मास कम होगा तो फायदे कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए। तो याद रखिएगा फोर्स इस केस के अंदर जो यहाँ पर बयान किया है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। द मोर द मास, द मोर द force is required to move, and the less the mass, the less the force is required to move. तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर जो है फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज, यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ अमल करती है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? क्या टूवर्ड सेंटर होती है, अवे फ्रॉम मरकज की तरफ होती है, यानी दायरे के मरकज की तरफ, या अवे फ्रॉम सेंटर, मरकज से दूर अमल कर रही होती है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर पाथ के अलोंग अमल करती है, या ऑल साइड या तमाम साइड से अमल करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये आपको बताना है। ये बात हम डिस्कस जानते हैं, इसका सही ऑप्शन है टू अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, पॉइंट भी सही होगा। लेकिन इसको समझ लें कैसे। हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत करता है, किसमें, सर्किल में मूव कर रहा होता है, तो उस पर एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल करती है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, विच कीप द बॉडी टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। लेकिन जाहिर सी बात है बॉडी सेंटर की तरफ तो नहीं गिरती या सेंटर की तरफ तो नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहती है कि बॉडी सेंटर की तरफ आए, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि बॉडी सेंटर की तरफ ना आए बल्कि सेंटर से दूर जाए। तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। तो एक और फोर्स भी इस पर अमल करने लगती है, जो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है दायरे का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन एफ से शो करते हैं, फॉर फोर्स एफ फॉर फ्यूगल, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, वो ये फ्रिक्शन अपोजिस मोशन। फ्रिक्शन जो है अपोजिस यस, फ्रिक्शन, ये भी सही समझ नहीं आ रहा, डार्क हो गया बहुत, इससे करते हैं। फ्रिक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ, फ्रिक्शन जो है मोशन ऑफ टू बॉडीज की मुखालफत करती है, यानी दो बॉडीज जब मूव कर रही हो तो उनकी मुखालफत करती है बॉडीज को कि वो मूव ना करें। बिकॉज ऑफ, क्यों, चार्जेस ऑन बॉडीज, के उन दोनों बॉडीज पे चार्जेस होते हैं, इस वजह से ये चार्जेस ऑन बॉडीज, या वेट ऑफ बॉडीज, या वेट ऑफ बॉडीज की वजह से, या रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से, या नॉन ऑफ अब की वजह से। तो अब याद है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जब दो बॉडीज के दरमियान अमल करती है तो वो सतहों के दरमियान होती है, सरफेसेस के बीच में होती है। अगर सरफेसेस बिल्कुल चिकनी हो तो आसानी से स्लाइड किया जा सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स ना होने के बराबर है। लेकिन अगर फर्ज कर लें सतहें चिकनी नहीं है बल्कि खुरदरी है, रफ है, तो उस सूरत में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अमल करना शुरू कर देगी। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका सही ऑप्शन सी है, क्या होगी, रफनेस ऑफ सरफेसेस। तो मुखालफत इसलिए होती है जब बॉडीज कॉन्टेक्ट में आके मूव करती हैं, तो मुखालफत की मेन वजह क्या है वो हमें पता चल गई, वो है रफनेस ऑफ सरफेसेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्या ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, वो नहीं पहिए लगा देते हैं नीचे अलमारी, किसी कपबोर्ड के नीचे या किसी ट्रॉली के नीचे,
तो उसको रोली फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि वो आराम से रोल कर सकती है। उसके बाद कहते हैं इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व हो जाता है, स्लाइड करना ईजी हो जाता है। यानी जब आप कश्ती पानी की सतह पे चल रही होती है तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, या ये काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ये है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन होता यह है कि जब आप बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो ये है क्या, जब आप एक सतह के ऊपर कोई बॉक्स रखते हैं और इस बॉक्स पे लगाते हैं आप फोर्स, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। फर्ज कर लें आपने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन की अप्लाई की, जैसे ही आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि फौरन ही अपोजिट फोर्स पैदा हो जाएगी जो सतहों के बीच में अमल कर रही है। इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। वो भी 1 न्यूटन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। फिर आप फोर्स 1 न्यूटन से बढ़ाकर 2 न्यूटन कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को 2 न्यूटन कर देती है। यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं बॉक्स को मूव करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। इज दैट क्लियर? फर्ज कर लें कि आपने 10 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स लगा अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर दी, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होके कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई। यानी अब फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती। इस मौके पर अगर आप अप्लाइड फोर्स को जस्ट जरा सा भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉडी बिगिंस टू मूव। तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, याद रखिएगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन से ज्यादा, फर्ज कर लें आपने 11 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, कितनी, 11 न्यूटन। इस पर बॉडी मूव करने लगेगी और फ्रिक्शनल फोर्स हार मान लेगी। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, तो 10 यूँ समझ लें कि ये जो 11 न्यूटन आ गया, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। यानी ये वो कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स है कि जिस पर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी हरकत करना शुरू कर देगी, क्योंकि आप 10 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, चूंकि आप मजीद मुकाबला नहीं कर सकती अप्लाइड फोर्स का, लिहाजा बॉडी बिगिंस टू मूव। अब देखिए यहाँ पर वही बोल रहे हैं, अब जब बॉडी मूव करने लगती है तो फिर सतहों के दरमियान अभी भी फ्रिक्शन लग रही होगी। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गई, सतहों के दरमियान अभी भी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है। तो मूविंग सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स अमल करती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, बोले, और एफ के की अलामत से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। मूविंग सरफेसेस के दरमियान अमल करने वाली फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम दिया गया, हर की रगड़ का नाम दिया गया। इज दैट क्लियर? और याद रहे, जब बॉडीज मूव करने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में कम हो जाती है। लेकिन उन्होंने सवाल ये किया है कि ये बताइए क्या क्वेश्चन में आपके सामने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पर अभी हमने बहस मुकम्मल की। इंतहाई फ्रिक्शन, क्या वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्या वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्या वो ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन से तो ज्यादा होती ही है। कौन सी, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्योंकि जब बॉडी मूव करने लगती है तो दोनों सरफेसेस के दरमियान जो वेल्ड्स होते हैं वो टेयर आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं। लिहाजा बॉडी का स्लिप होना या मूव करना इजी हो जाता है पहले के मुकाबले में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम रहती है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। किसके मुकाबले में, काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। ये एक बात हो गई। दूसरी कह रहे हैं कि क्या ये रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होती है, तो इसका यस। याद रखिएगा कि अगर आपने एक बॉक्स लिया हुआ सिर्फ सतह के ऊपर उसकी सतह को चिपका दिया तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही है। लेकिन अगर उसी बॉक्स के नीचे पहिए लगा दिए तो अब उसको आप मूव कर रहे हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन अमल कर रही है, तो जाहिर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपने फर्ज कर लें उसके नीचे कोई लिक्विड रख दिया है और उसके ऊपर आप उसको स्लाइड कर रहे हैं, जैसा पानी में आपने देखा बच्चे स्लाइड लेते हैं वाटर पार्क में जाकर, तो फ्रिक्शनल फोर्स और कम हो जाएगी पानी की वजह से। डेट क्लियर? तो इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है इन तमाम केसेस में सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। क्या आएगा इसमें, बोलिए? इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ देम। तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं, टाइम की किल्लत है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने ये है। यस, क्या कह रहे हैं, अ मैन पुल्स, एक आदमी है, अ मैन पुल्स अ कार्ट ऑफ मास 25 किलोग्राम। एक आदमी एक कार्ट, क्रेट है, सॉरी कार्ट नहीं, क्रेट ऑफ मास 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम का कोई वजन है, क्रेट है।
जिसको लेकर वो चल रहा है। अक्रॉस लेवल ग्राउंड बिल्कुल सीधा ग्राउंड उस पर लेके चल रहा है विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन के साथ। 25 किलोग्राम मास है और फोर्स कितनी है 60 न्यूटन। अ कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन एक्ट ऑन द स्लेज। आप कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स है फ्रिक्शन की 20 न्यूटन की एक्ट ऑन द स्लेज, वो स्लेज पर अमल कर रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज, बताइए स्लेज का एक्सेलरेशन क्या होगा जबकि आदमी का मास कितना दिया हुआ है। तवज्जो रहे, जो मास गिवन है यहाँ पर वो है मास, डेटा बना लेगा ना, तो मास है 25 किलोग्राम और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई जा रही है उस पर कितनी 60 न्यूटन की, कितनी 60 न्यूटन। और कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर अमल कर रही है वो कितनी है 20 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन की जो उस पर एक्ट कर रही है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, बताइए इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। एक्सेलरेशन आपको बताना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम मालूम करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम फोर्स 60 न्यूटन पुट करेंगे मास के साथ, या हम 20 न्यूटन पुट करेंगे, या हम 60 न्यूटन में से 20 न्यूटन को माइनस करके फिर जो है वो पुट करेंगे वैल्यू और देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर यही काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि 60 में से 20 को माइनस कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने फोर्स अप्लाई की है 60 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी अमल कर रही है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स जो है 60 में से 20, तो वो फोर्स की मोशन को माइनस करने की कोशिश करेगी। तो 60 में से 20 क्या, तो नेट फोर्स कितनी आएगी 40 न्यूटन। इसका मतलब है 40 न्यूटन वो नेट फोर्स होगी जिससे बॉडी एक्सेलरेट होगी या मूव करेगी। तो नेट फोर्स जो है वो 40 होगी, यानी 60 में से आपने किसको माइनस करना है 20 को माइनस करना है, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली हासिल होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 40 आया और डिवाइडेड बाय मास, मास कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन। अब 40 को डिवाइड कर लें 25 न्यूटन से, तो क्या हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर निकालते हैं। कैलकुलेटर कहाँ पर है, ये आ गया। ओके, तो कैलकुलेटर में 40 और डिवाइडेड बाय क्या 25, तो आंसर क्या आ गया 1.6। तो अब आप ऑप्शन देख लें 1.6 कहाँ पर है, ये ऑप्शन है बी पार्ट 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा सही, क्या 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। ये जो एमसीक्यू सेक्शन थे 10 एमसीक्यू थे डायनामिक्स चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किए, और ऐसे अपनी बुक्स में नोट कर लें, टिक कर लें और उसको समझें और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे, आपके सामने बोर्ड पर मौजूद रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन के हवाले से, जिसमें पहले हम मोमेंटम उसके न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे आपसे, उससे रिलेटेड गुफ्तगू होगी। फिर लॉज ऑफ मोशन यानी उसी तरतीब से चलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए हमें, और हमेशा जो है वो ऐसी सजेशन और आदत दीजिए कि जिससे बेहतर तरीके से जो है हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में रखिएगा। खुदा हाफिज़। अपना भी बहुत ख्याल रखिए।